यूक्रेन युद्ध और नाटो की राजनीति पर दुनिया की नजरें टिकी थीं। तभी नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे का धमाकेदार बयान सामने आया, जिसने पूरे भू राजनीतिक माहौल को हिला दिया। रूटे ने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता अब भी चर्चा का विषय ही नहीं है, बल्कि असली खेल अब आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का है। यह बयान ऐसे समय आया जब रूस और यूक्रेन की जंग लगातार चलती जा रही है और पूरा यूरोप दहशत में है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प एंगल है भारत का, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देश जानते हैं कि रूस को काबू में करने का कोई भी रास्ता भारत को बाईपास करके नहीं निकल सकता। रूटे का यह बयान पश्चिमी मीडिया में चौंकाने वाला और भ्रम तोड़ने वाला कहा जा रहा है। वजह साफ है, अब तक पश्चिमी ब्लॉक यही दिखाता था कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता अपरिहार्य है, एक दिन जरूर होगी। लेकिन अचानक रूटे ने कह दिया कि सदस्यता नहीं बल्कि गारंटी पर बात होगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन को सीधे अपने गुट में लाने से डर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 5 का असली मतलब है अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरा नाटो रूस से सीधा भिड़ जाएगा। और यही है वह बिंदु जिससे पुतिन सबसे ज्यादा डरते भी हैं और सबसे ज्यादा उकसाए भी गए हैं। लेकिन इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम में भारत की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। भारत रूस का पुराना दोस्त है, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर। पुतिन को भी अच्छी तरह पता है कि भारत उसकी पीठ पर खड़ा है। यही वजह है कि नाटो और अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है। वे जानते हैं कि भारत को पूरी तरह अपने पाले में किए बिना इस जंग का समाधान संभव नहीं। इसीलिए पश्चिमी ताकतें अब एक तरफ जल रही हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ छुपी उम्मीद भी लगाए बैठी हैं कि भारत किसी तरह रूस पर दबाव बनाए और शांति प्रक्रिया आगे बढ़े। ट्रंप का हालिया कदम इसी बेचैनी को दिखाता है। अलास्का में पुतिन से सीधी मुलाकात करने के बाद ट्रंप ने तुरंत व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और नाटो ऑफ यूरोपीय नेताओं को बुलाया। दुनिया को दिखाने के लिए कहा गया कि यह बहुत अच्छी मीटिंग थी, लेकिन असल में पर्दे के पीछे भारत का नाम गूंजता रहा। चर्चाओं में यह तक सामने आया कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत कराने का सपना तब तक अधूरा है जब तक भारत की मध्यस्थता का रास्ता नहीं खुलता। रूटे का आर्टिकल 5 टाइप सिक्योरिटी गारंटी वाला बयान दरअसल दोहरी रणनीति है। एक तरफ वे रूस को डराना चाहते हैं कि अगर तुम यूक्रेन पर हाथ डालोगे तो नाटो भी खामोश नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ वे खुद को एक सुरक्षित दूरी पर भी रखना चाहते हैं ताकि पूरी तरह से युद्ध में कूदने की नौबत न आए। यह कूटनीतिक चाल रूस के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। लेकिन यहां भी भारत का जिक्र उठता है। अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि रूस पर असली दबाव तब बनेगा जब भारत जैसे बड़े खरीदार देश ऊर्जा व्यापार से पीछे हटे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटेगा। भारत की यह दृढ़ता पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। हर दिन अमेरिकी मीडिया में यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। वहीं यूरोपीय राजनेता दबी जुबान से कहते हैं कि भारत हमारी नहीं सुन रहा। यही कारण है कि जब रूटे या ट्रंप जैसे नेता बयान देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारत को लेकर जलन भी झलकती है। यूक्रेन का संविधान नाटो सदस्यता को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता मानता है, लेकिन अब जब नाटो का शीर्ष नेतृत्व ही कह रहा है कि सदस्यता पर चर्चा नहीं, तो यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि कीव अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी तरह पश्चिमी गारंटी उसकी संप्रभुता की रक्षा करेगी। लेकिन सच यही है कि नाटो देश रूस के साथ सीधे टकराव से बचना चाहते हैं और इसीलिए वे आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का नया फार्मूला लेकर आए हैं। सवाल यह है कि क्या यह गारंटी वास्तव में उतनी मजबूत होगी जितनी दिखती है? रूस की प्रतिक्रिया इस पर बेहद कड़ी हो सकती है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता रेड लाइन है। अगर अब नाटो गारंटी देने की कोशिश करेगा तो रूस इसे नाटो की सीधी दखलंदाजी मानेगा। यही वह बिंदु है जहां भारत का रोल सबसे अहम हो जाता है। रूस भारत पर भरोसा करता है और पश्चिम भारत से उम्मीद रखता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत अचानक गेम चेंजर की तरह उभर आया है। भारत की विदेश नीति की खूबसूरती यही है कि वह दोनों खेमों से बराबर दूरी बनाए रखता है। एक तरफ रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जनता को राहत देता है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ तकनीक और रक्षा सहयोग भी बढ़ाता है। लेकिन पश्चिम को यही सबसे ज्यादा खटकता है। ट्रंप और रूटे जैसे नेताओं को लगता है कि भारत का बढ़ता कद उनकी रणनीति को कमजोर कर रहा है। इसीलिए उनके बयानों में जलन और आस दोनों झलकते हैं। यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की मीटिंग में जब सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हो रही थी, तब कई बार भारत का नाम आया। सवाल यही था कि अगर भारत रूस पर दबाव नहीं बनाएगा तो पुतिन क्यों झुकेगा। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि अगर भारत किसी शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनता है तो रूस शायद बातचीत को गंभीरता से ले।
यानी भारत को लेकर पश्चिमी सोच दोनों छोर पर है। एक तरफ शिकायत, दूसरी तरफ आशा। भारत के लिए यह स्थिति भी एक अवसर है। अगर वह चाहे तो खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर सकता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग को शांत कराने में निर्णायक भूमिका निभाए। लेकिन भारत ने हमेशा यही कहा है कि वह संप्रभु निर्णय लेता है और किसी दबाव में आकर विदेश नीति तय नहीं करेगा। यही स्वतंत्रता पश्चिमी देशों को असहज कर देती है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या नाटो सचमुच यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी देगा? अगर हां, तो रूस की प्रतिक्रिया कितनी आक्रामक होगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भारत इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक दखल देगा या फिर अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित रहेगा? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि युद्ध अब सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। यह अमेरिका, यूरोप, नाटो और अब भारत की भू राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा बन चुका है। भारत का बढ़ता कद पश्चिम को बेचैन कर रहा है और यही बेचैनी आने वाले महीनों में और बढ़ने वाली है। दुनिया की राजनीति आज जिस मुकाम पर खड़ी है, वहां हर बड़ा कदम भारत की ओर भी इशारा करता है। ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की, जेलेंस्की को बुलाया, यूरोपीय नेताओं को साथ बैठाया, लेकिन असली नाम जो हवा में तैरता रहा वह था भारत। टूटे का बयान चाहे गारंटी का हो या ट्रंप की मीटिंग बहुत अच्छी रही हो, असल सच्चाई यही है कि बिना भारत के यह पूरा खेल अधूरा है। अमेरिका और यूरोप भारत को लेकर जितने असुरक्षित हैं, उतनी ही मजबूरी भी महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में हर नई बैठक, हर नया समझौता, हर नई गारंटी के पीछे भारत की छाया जरूर नजर आएगी। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वे रूस को यूक्रेन से पीछे हटाना चाहते हैं, लेकिन सीधे युद्ध में कूदने का साहस नहीं दिखा पा रहे। अगर नाटो सीधे सैनिक भेजता है तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। इसलिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का खेल खेला जा रहा है। इसका मकसद रूस को डराना भी है और यूक्रेन को भरोसा दिलाना भी कि वह अकेला नहीं है। लेकिन यहां सबसे अहम सवाल यह है कि ऐसी गारंटी पर कितनी सच्चाई होगी। क्या वास्तव में नाटो देश रूस से सीधे भिड़ने को तैयार होंगे या फिर यह केवल राजनीतिक शोर है? भारत की स्थिति इस मामले में बेहद अनोखी है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। अब जब यूरोप महंगाई से जूझ रहा है और अमेरिका घरेलू चुनावी संकट में है, वहीं भारत को विनर के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका के नेताओं की नजरें भारत पर टिकी हैं। वे जलते भी हैं कि भारत रूस से फायदा उठा रहा है और आज भी लगाए बैठे हैं कि वही भविष्य में कूटनीतिक संतुलन बनाएगा। यूक्रेन की ओर से लगातार यह बयानबाजी होती रही है कि भारत को रूस पर दबाव डालना चाहिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी से सीधे अपील की, लेकिन भारत ने हर बार यही कहा कि वह शांति का पक्षधर है और किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनेगा। यह रुख भारत को और ताकतवर बनाता है, क्योंकि यही उसकी वैश्विक साख है। हम अपने फैसले खुद लेते हैं। यही स्वतंत्रता पश्चिम के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली है। रूस की तरफ से भी भारत को लेकर इशारे साफ हैं। पुतिन ने कई बार कहा है कि भारत उसकी मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। रूस यह जानता है कि भारत उसकी अर्थव्यवस्था को जीवित रखे हुए है। यही कारण है कि जब नाटो नेता आर्टिकल 5 की गारंटी पर चर्चा करते हैं तो पुतिन का पहला ख्याल यही होता है, भारत उसके साथ है, इसलिए पश्चिमी दबाव अधूरा रहेगा। आने वाले समय में भारत का रोल और भी बढ़ने वाला है। पश्चिम चाहे कितनी भी कोशिश करें, रूस और यूक्रेन की जंग में बिना भारत की भागीदारी के कोई स्थायी हल संभव नहीं। यही कारण है कि अब अमेरिका और नाटो की हर रणनीति में भारत का नाम शामिल होने लगा है। एक तरफ वे भारत की आलोचना करते हैं। दुनिया अब जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां हर शक्ति केंद्र का ध्यान सिर्फ 2 सवालों पर टिक गया है कि रूस आखिर कब तक इस युद्ध को खींचेगा और पश्चिम कब तक केवल बयानबाजी और गारंटी के सहारे यूक्रेन को संभालेगा। लेकिन इसके साथ ही तीसरा और सबसे पेचीदा सवाल यह भी सामने आया है कि भारत इस पूरे समीकरण में किस हद तक दखल देगा, क्योंकि पिछले महीनों में यह साफ हो चुका है कि चाहे वॉशिंगटन की व्हाइट हाउस डिप्लोमेसी हो, चाहे ब्रुसेल्स की नाटो वार्ताएं हों या फिर मॉस्को की रणनीतिक चर्चाएं हों, हर जगह भारत का नाम गूंजता है और यही गूंज अब एक प्रकार का दबाव बन गई है। रूस जानता है कि भारत की ऊर्जा खरीद और रक्षा सहयोग उसकी अर्थव्यवस्था को टिकाए हुए है। पश्चिम यह भी समझ चुका है कि भारत की तटस्थता असल में उसे वैश्विक मंच पर और ताकतवर बना रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेन की स्थिति बेहद असहज हो चुकी है, क्योंकि कीव के राजनेता अब भी इस भ्रम में हैं कि नाटो एक दिन खुलेआम सैनिक भेज देगा, जबकि वास्तविकता यह है कि नाटो के देश आंतरिक संकटों से जूझ रहे हैं और सीधा युद्ध छेड़ने की हिम्मत उनमें नहीं है। रूटे के बयान ने इस सच्चाई को और उजागर कर दिया कि अब सदस्यता की बात छोड़िए,
गारंटी का खेल भी केवल मानसिक दबाव तक सीमित है, लेकिन रूस ने भी यह संकेत देना शुरू कर दिया है कि अगर नाटो ने इस तरह की कोई सुरक्षा गारंटी दी तो वह इसे सीधी दखलंदाजी मानेगा और जवाब भी उसी स्तर पर देगा। यानी आने वाले समय में हर नया कदम युद्ध की रफ्तार को और तेज कर सकता है। ठीक इसी जगह पर भारत का रोल और अहम हो जाता है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि भारत के बिना पश्चिम का दबाव अधूरा है और पश्चिम यह मान चुका है कि भारत के बिना पुतिन को मनाना नामुमकिन है। यही कारण है कि व्हाइट हाउस की मीटिंग से लेकर यूरोपीय संसद की चर्चाओं तक हर जगह यह सवाल उठता है कि आखिर भारत किस तरफ झुकेगा। लेकिन भारत अब तक इस दुविधा में नहीं पड़ा है। उसने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और कोई भी उसे दबाव में लाकर निर्णय नहीं करा सकता। यही बात पश्चिम को चुभती भी है और रूस को सुकून भी देती है। अब जबकि यूरोप महंगाई, ऊर्जा संकट और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, वहीं अमेरिका में चुनावी हलचल और घरेलू मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इसके उलट भारत को एक स्थिर और मजबूत खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिसने रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी जनता को राहत दी, तकनीक और निवेश के जरिए पश्चिमी कंपनियों को भी आकर्षित किया और रक्षा साझेदारी में संतुलन बनाए रखा। यह स्थिति भारत को और भी निर्णायक बनाती है, क्योंकि अब हर बड़ी ताकत समझ चुकी है कि चाहे युद्ध लंबा खिंचे या शांति प्रक्रिया शुरू हो, भारत की सहमति और मध्यस्थता के बिना कोई समाधान संभव नहीं। लेकिन यही भारत का असली दांव है, क्योंकि वह जानता है कि जितना वह तटस्थ रहेगा उतना ही उसका कद बढ़ेगा। पश्चिम को जलन इस बात से भी है कि भारत की नीतियों ने उसे एक प्रकार का विनर बना दिया है, जबकि वे खुद लगातार रक्षात्मक मुद्रा में हैं। इसी कारण जब भी ट्रंप या रूटे जैसे नेता बयान देते हैं तो उसमें भारत का नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गूंजता है, लेकिन पर्दे के पीछे की बेचैनी और ज्यादा गहरी है। चर्चाओं में यह तक सामने आया है कि अगर भारत रूस पर दबाव नहीं बनाएगा तो नाटो की गारंटी केवल खोखले वादे बनकर रह जाएगी, क्योंकि रूस जानता है कि भारत उसके साथ है तो पश्चिम का दबाव कभी निर्णायक नहीं होगा। यह स्थिति यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि कीव समझ चुका है कि उसके भाग्य का फैसला अब केवल वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स नहीं बल्कि नई दिल्ली से भी जुड़ा है। यही कारण है कि जेलेंस्की बार बार प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हैं कि वे रूस पर दबाव डालें, लेकिन भारत ने हर बार यही रुख अपनाया है कि वह शांति चाहता है पर किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनेगा। यह रुख भारत को और भी मजबूत करता है, क्योंकि उसकी साख वैश्विक मंच पर और बढ़ती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले समय में वास्तव में निर्णायक कदम उठाएगा या फिर केवल संतुलन की नीति पर कायम रहेगा। अगर भारत ने शांति प्रक्रिया की दिशा में कोई ठोस पहल की तो वह न केवल इस युद्ध का रुख बदल सकता है बल्कि खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर उसने केवल राष्ट्रीय हितों तक खुद को सीमित रखा तो भी वह पश्चिम और रूस दोनों की मजबूरी बना रहेगा, क्योंकि न तो रूस भारत को खोने का जोखिम उठा सकता है और न ही पश्चिम। यही वह रणनीतिक स्थिति है जो भारत को गेम चेंजर बनाती है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे नाटो की गारंटी पर चर्चा आगे बढ़ेगी और रूस की प्रतिक्रिया कड़ी होगी, वैसे वैसे भारत का नाम और ज्यादा गूंजेगा। पश्चिम इसे स्वीकार करे या न करे, लेकिन यह सच्चाई है कि यूक्रेन युद्ध अब केवल रूस और पश्चिम का मामला नहीं रहा। यह भारत की कूटनीति का भी बड़ा मंच बन चुका है और यही सस्पेंस पूरी दुनिया को जकड़े हुए है कि आखिर भारत कब और कैसे अपनी चाल चलेगा। क्या वह निर्णायक भूमिका निभाएगा और शांति का रास्ता खोलेगा, या फिर केवल अपनी ऊर्जा खरीद और रणनीतिक साझेदारियों के जरिए खुद को सुरक्षित रखेगा। यही सवाल अब हर बड़ी राजधानी की नींद उड़ाए हुए है, क्योंकि जितना पश्चिम रूस को कमजोर करना चाहता है उतना ही रूस भारत पर भरोसा कर रहा है, और इन दोनों के बीच भारत का संतुलन ही तय करेगा कि आने वाले वर्षों में विश्व राजनीति किस दिशा में जाएगी। और इसी अनिश्चितता और सस्पेंस के बीच यह युद्ध केवल बारूद और बंदूकों का नहीं बल्कि कूटनीति, रणनीति और भारत की चुप्पी का भी युद्ध बन गया है। दुनिया की राजनीति अब जिस मोड़ पर आकर खड़ी है वहां हर देश की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध केवल एक भूभागीय संघर्ष नहीं रहा बल्कि यह वैश्विक रणनीति, शक्ति संतुलन और आर्थिक समीकरणों का ऐसा संगम बन चुका है जिसमें हर छोटे बड़े निर्णय के पीछे कई परतों वाले अर्थ छिपे हुए हैं। नाटो की ओर से मार्क रूटे के हालिया बयान ने जिस तरह से इस पूरे खेल की तस्वीर बदल दी है, उसने सभी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यूक्रेन की सदस्यता अब वास्तव में केवल दिखावा थी, और क्या अब पश्चिमी शक्तियां केवल आर्टिकल 5 जैसी गारंटी के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं। इस बयान का असर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा बल्कि रूस और भारत तक पहुंच चुका है, क्योंकि रूस ने इसे अपनी रेड लाइन का उल्लंघन बताया है और भारत को केंद्र में लाकर पूरी दुनिया यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर इस युद्ध का निर्णायक मोड़ कहां से आएगा।
रूस की तरफ से लगातार परमाणु संकेत दिए जा रहे हैं, जिससे यूरोप में भय और गहरा हो गया है। वहीं अमेरिका अपने चुनावी संकट में फंसा है और इस स्थिति में उसका हर कदम घरेलू राजनीति से प्रभावित दिख रहा है। यूरोपीय देश आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और सामाजिक अस्थिरता से परेशान हैं और इसीलिए वे रूस के साथ सीधे युद्ध में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लेकिन इस असमंजस का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है, क्योंकि भारत ने न तो रूस का साथ पूरी तरह छोड़ा और न ही पश्चिम के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े, बल्कि उसने संतुलन की ऐसी नीति अपनाई है जिसने उसे सबसे अहम शक्ति बना दिया है। अब चाहे वॉशिंगटन हो या ब्रुसेल्स या फिर मॉस्को, हर जगह यह चर्चा होती है कि भारत क्या करेगा। क्या वह रूस पर दबाव डालेगा? क्या वह शांति वार्ता का सूत्रधार बनेगा? क्या वह केवल ऊर्जा और आर्थिक हितों पर ध्यान देगा या फिर खुद को वैश्विक नेता के रूप में प्रस्तुत करेगा? यही सवाल हर मीटिंग, हर वार्ता और हर गुप्त एजेंडे में बार बार उठाया जा रहा है। यूक्रेन की सरकार इस विश्वास पर टिके हुए है कि भारत किसी न किसी रूप में उसकी मदद करेगा, क्योंकि जेलेंस्की कई बार पीएम मोदी से अपील कर चुके हैं। लेकिन भारत ने हमेशा यही कहा है कि वह शांति का पक्षधर है और किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं बनेगा। यही रुख भारत को सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली बना देता है।